हेलो 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 एंड वेलकम एवरीवन। और क्या हाल चाल है आप सभी का। आशा करते हैं कि सारे के सारे बहुत मस्त होंगे। तो क्लास 12th की बायोलॉजी हमारी चल रही थी और इसमें जेनेटिक्स के हमने 15 लेक्चर कवर कर लिए हैं। ठीक है जी। आज मैं लेकर के आया हूं जेनेटिक्स का 1-6, जेनेटिक्स का 16वां लेक्चर ये हमारा होने वाला है। अच्छा, हमने क्या क्या कवर कर लिया है जेनेटिक्स में। हमने वेरिएशन पहले ही कवर कर लिया था, इनहेरिटेंस हमारा चल रहा था जिसमें हमने मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड, ट्राईहाइब्रिड, बैक क्रॉस, आउट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, उसके बाद अलीलिक जीन इंटरेक्शन, नॉन अलीलिक जीन इंटरेक्शन। अलीलिक जीन इंटरेक्शन तक हमारा कवर हो चुका है। नॉन अलीलिक जीन इंटरेक्शन वाला पार्ट हम डिस्कस कर रहे थे, जिसका लास्ट पार्ट आज हमको डिस्कस करना है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। इसको मैटरनल इनहेरिटेंस भी कहा जाता है और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस भी कहा जाता है। आज हमको इसी चीज को डिस्कस करना है। अच्छा चलिए स्टार्ट करते हैं या फिर समझने का प्रयास करते हैं क्या होता है मैटरनल इनहेरिटेंस। देखते हैं इसको। देखिए, हमने आज तक जितने भी क्रॉस करवाए आपको इन 15 लेक्चर्स में बताया, या फिर आपने जो भी क्रॉसेस सुने होंगे जनरली, वो कैसे होते हैं। क्रॉसेस में क्या होता है, दो अलग अलग टाइप के जीन्स होते हैं, एक मेल से आया होता है, एक फीमेल से आया होता है, दोनों को हम मिक्स करते हैं, वो एक नया कॉम्बिनेशन बनता है, उससे एक नया कैरेक्टर डेवलप होता है। कहने वाली बात क्या है, अलग अलग जीन्स, अलग अलग कैरेक्टर्स के जीन्स अलग अलग पेरेंट्स से आते हैं और हम उनका क्रॉस करवाते हैं और आगे हमारी प्रोजेनीज ऐसे ही चलती जाती हैं। यूनिट क्या है, जीन्स है। जीन्स से ये काम हो रहे हैं। अब ये जीन्स पाए कहां जाते हैं, न्यूक्लियस पर पाए जाते हैं साहब। न्यूक्लियस पे क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया जीन्स कहां पाए जाते हैं, डीएनए पे। क्यों? क्योंकि जीन्स डीएनए के सेगमेंट ही तो हैं, तो कहां पाए जाएंगे, डीएनए पे। डीएनए कहां पाया जाएगा, क्रोमोसोम पर। क्रोमोसोम कहां पाया जाएगा, न्यूक्लियस में। इसलिए हमने कहा कि जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम जीन है, मतलब जो हमारे जीन्स पाए जाते हैं वो कहां पाए जाते हैं, वो न्यूक्लियस पर पाए जाते हैं। ठीक है। और ऐसे जीन्स जो न्यूक्लियस पर पाए जाएं, इनको हम कहते हैं कैरियोजीन। कैरियोजीन, ठीक है जी। कह दिया साहब, कोई बात नहीं। तो ऐसे जीन्स जो न्यूक्लियस में पाए जाएं, उनको हमने क्या बोल दिया, कैरियोजीन बोल दिया। ठीक है जी, कह दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जो मैक्स टू मैक्स सारे जीन्स 99.9% जीन्स हमारे न्यूक्लियस में ही पाए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स भी होते हैं हमारे सेल के अंदर। मैंने क्या बोला, न्यूक्लियस को छोड़ दीजिए तो बाकी बची चीज क्या होगी, साइटोप्लाज्म। अब इस साइटोप्लाज्म में कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स हैं जिनके पास अपना जेनेटिक मटेरियल, अपना डीएनए, आरएनए। कहने का क्या मतलब है, ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स जिनके पास अपना जेनेटिक मटेरियल होगा तो अपना जीन भी होगा। अपना जीन होगा तो क्या वो कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि कैरेक्टर बनाने के लिए जो बेसिक चीज थी जीन, वो उनके पास है। तो साइटोप्लाज्म में कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स हैं जैसे प्लास्टिड, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया। ये वो सेल ऑर्गेनेल्स हैं जिनके पास अपना जेनेटिक मटेरियल पाया जा रहा है, और इस जेनेटिक मटेरियल में क्या होगा, जीन्स होंगे। तो मेरी बात को जरा गौर से सुनिएगा। आपके कैरेक्टर्स को बनाने वाले 99.9% जीन इस न्यूक्लियस में पाए जा रहे हैं, जिनको हमने कैरियोजीन्स बोला है। लेकिन कुछ ऐसे जीन्स भी पाए जाते हैं जो केवल न्यूक्लियस में ना होकर साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। और साइटोप्लाज्म में दो सेल ऑर्गेनेल्स, या तो प्लास्टिड में पाए जाएंगे या तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाएंगे। वो जीन्स जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट प्लास्टिड या माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाएं, ऐसे जीन्स को हमने कहा है साइटोजीन्स। क्या बोल दिया, साइटोजीन्स। क्यों? क्योंकि साइटो का मतलब साइटोप्लाज्म, जीन्स का मतलब जीन। ऐसे जीन जो साइटोप्लाज्म में पाए जा रहे हो उनको साइटोजीन्स कहेंगे। और साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले जीन्स दो सेल ऑर्गेनेल्स के, या तो प्लास्टिड के या तो माइटोकॉन्ड्रिया के। सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का जीन्स होता है और ये कुछ कैरेक्टर्स को भी रेगुलेट कर लेते हैं। इसी वजह से प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स भी कहा जाता है। सेल चैप्टर में ये लाइन आपने सुनी होगी, सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स। अच्छा, सेमी ऑटोनॉमस क्यों कहा? क्योंकि पूरा देखो, ऑटोनॉमस कहने का मतलब है जो अपने आप पर पूरी तरह निर्भर हो। अच्छा, इस सेल का पूरा कंट्रोल किसके पास है, न्यूक्लियस के पास है। तो ऑटोनॉमस कौन है, ये न्यूक्लियस है। लेकिन ये जो प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया है, ये पूरी तरह से ऑटोनॉमस नहीं है। इस प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया पर कुछ कंट्रोल इस न्यूक्लियस का भी होता है। इसी वजह से ये पूरी तरह अपना
नेक्स्ट जनरेशन नहीं बना पाते। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड डिवाइड करके अगली माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड नहीं बना सकते, लेकिन ऐसा न्यूक्लियस कर सकता है। इसी वजह से हम न्यूक्लियस को ऑटोनॉमस कहते हैं, इनको सेमी ऑटोनॉमस, क्योंकि इनके पास जीन तो होता है, कैरेक्टर्स बना सकते हैं, लेकिन खुद को रेप्लिकेट नहीं कर सकते। ये कैरेक्टर भी बना सकता है, रेप्लिकेट भी कर सकता है, ऑटोनॉमस। ये केवल कैरेक्टर्स बना सकते हैं, क्यों? क्योंकि इनके पास कुछ जीन्स होते हैं, इसलिए इनको सेमी ऑटोनॉमस भी कहा जाता है। ये मैंने आपको एक अच्छी बात बताई जो आपको सेल चैप्टर में जानना था, खैर आप जान चुके हैं। मेरी बताने की मेरा यहां पे डिस्कशन करने का मेन मुद्दा ये है, कैरियोजीन्स एंड साइटोजीन्स। कैरियोजीन्स जीन्स ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोजीन्स जीन्स व्हिच आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। और किस साइटोप्लाज्म के किस सेल ऑर्गेनेल्स में होंगे? प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है साहब। अच्छा, अब ये जो साइटोजीन्स हैं ये यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस शो करते हैं। अब आप कहोगे साहब ये क्या बात है, बताता हूं, पहले इस पॉइंट को लिखवा देता हूं। जो ये साइटोजीन्स हैं ये शो करते हैं यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस। यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस कहने का क्या मतलब है? यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस कहने का मतलब है कि जिस भी पेरेंट के थ्रू ये ट्रांसफर होंगे हर बार वो वैसा ही कैरेक्टर दे देंगे। ठीक है, अभी ये क्या है आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाने वाला है। बस अभी आप ये समझ जाइए कि जो साइटोजीन्स हैं ये यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस शो करते हैं फीमेल के थ्रू। अब कैसे फीमेल के थ्रू करते हैं मैं अभी आपको दिखा देता हूं। इस पॉइंट को पहले इतनी चीज को लिख लीजिएगा, उसके बाद मैं दिखाता हूं कि साइटोप्लाज्म जो साइटोजीन्स होते हैं वो यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस कैसे शो करते हैं फीमेल के थ्रू। इसको मिटा दे रहा हूं मैं। ठीक है, चलिए इसको लिख लें और इसको मैं रब कर रहा हूं। देखिए, अब साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट जीन्स यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस शो करते हैं। कैसे करते हैं वो देखिएगा जरा। अब एक बात मैं आपको बताऊं, जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट जीन्स हैं ये यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस शो करते हैं, और जरूरी नहीं है कि ये केवल ह्यूमंस में करें, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में, एनिमल्स हो गए जैसे ईस्ट हो गया, न्यूरोस्पोरा हो गया, प्लांट्स में भी जैसे मेज हो गया, ये सारे अलग अलग मतलब प्लांट्स और एनिमल्स सब में साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस देखने को मिलता है। तो केवल ह्यूमंस में ही ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस नहीं मिलता, प्लांट्स और एनिमल्स में भी देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन हमको ह्यूमंस के थ्रू समझाना इजी है, इसलिए हम ह्यूमंस के थ्रू आपको ये बात समझाते हैं। देखिए जरा, ह्यूमंस में अगर हम बात कर लें तो ह्यूमंस में अगर नया ऑर्गेनिज्म बनाना है तो क्या बनाना पड़ेगा? गैमेट्स। वो कौन है? स्पर्म और ओवम। अब आप देखिएगा जरा, फीमेल के थ्रू क्या आएगा? ओवम आएगा। ओवम कैसा आएगा? ओवम देखिएगा कैसा आएगा। मान लेते हैं ये क्या है? ओवम है। ये फीमेल गैमेट है कि नहीं? बिल्कुल फीमेल गैमेट है। अब देखो जरा, इसमें क्या हो रहा है? ओवम है, ओवम में अपना हेप्लॉइड सेल होगा, ठीक है, और उसके आसपास साइटोप्लाज्म पाए जाएंगे। ये हेप्लॉइड सेल, यही क्या है? यही इसका न्यूक्लियस। ये हेप्लॉइड है, ये क्या है? ये इसको मैं कैपिटल एन से लिख देता हूं, इसका मतलब क्या है? न्यूक्लियस। ये कैसा है? ये हेप्लॉइड है, ठीक है, ओवम। चलो अब एक बात बताओ, तो मेल से क्या आएगा? स्पर्म। ठीक है जी, मेल से आएगा क्या? स्पर्म। फीमेल से अपना ओवम आ गया, मेल से आएगा स्पर्म। अब देखिए, स्पर्म को मैं पहले बना देता हूं, फिर मैं आपको समझाता हूं। देखिए, ठीक है, चल बहुत ज्यादा लंबा बन गया, थोड़ा छोटा कर देते हैं। हाँ देखो, ये स्पर्म है अपना मेल का, ये भी कैसा होगा? हेप्लॉइड। स्पर्म है ना, तो ये भी कैसा होगा? हेप्लॉइड। देखिए जरा, अब इस स्पर्म के अंदर भी क्या होगा? अपना न्यूक्लियस होगा, और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इस स्पर्म का साइटोप्लाज्म होगा, जिसमें इसके कुछ कांड भरे होंगे। कांड का मतलब है इसके साइटोप्लाज्म वगैरह पाए जाएंगे। ठीक है, अब एक देखो बात, फीमेल से आया ओवम, मेल से आया स्पर्म। अब जब फ्यूजन होगा तो क्या होने वाला है, यही डिसाइड करता है कि मैटरनल इनहेरिटेंस कैसे होता है। मैंने क्या बोला? जब फ्यूजन होगा तो कहां से क्या आएगा? देखो जरा, कहां से क्या आता है। जैसे फ्यूजन स्टार्ट होगा, जब फ्यूजन स्टार्ट होगा तो क्या होगा? सुनिएगा जरा ध्यान से। जब मेल और फीमेल गैमेट, ये क्या है? मेल गैमेट, ये है फीमेल गैमेट। जब मेल गैमेट स्पर्म और फीमेल गैमेट ओवम साथ में आते तो होता क्या है? ये स्पर्म लहराते लहराते इस ओवम तक जाता है। अब आप कहोगे सर ये अचानक से स्पर्म कहां से जाने लगा? देखो, मेल और फीमेल, ह्यूमन की बात कर रहे हैं, ह्यूमन मेल और ह्यूमन फीमेल का रिप्रोडक्शन चल रहा है। रिप्रोडक्शन के दौरान मेल ने स्पर्म रिलीज किया फीमेल के वेजाइना के अंदर, फीमेल बॉडी के अंदर। अब ये वेजाइना से स्पर्म तैरते तैरते कहां जाएगा?
जब तक वो ओवम तक नहीं पहुंच जाएगा तब तक वो फैलोपियन ट्यूब के रास्ते जाता रहेगा। तो स्पर्म क्या करेगा, स्पर्म फ्यूज जा रहा है कहां पर, ओवम के पास। जैसे ही पहला स्पर्म इस ओवम को फ्यूज करेगा, जैसे ही पहला स्पर्म इस ओवम को फ्यूज करेगा, जैसे मान लो ये बहुत सारे मिलियंस करोड़ों स्पर्म्स यहां पे तैरते हुए, लाखों 10 20 लाख 30 लाख स्पर्म्स जा रहे हैं, उसमें से जो सबसे पहला स्पर्म इस ओवम को टच करेगा, फीमेल का तो एक ही ओवम है, अब स्पर्म बहुत सारे हैं, तो जो पहला स्पर्म इसको टच करेगा वही इसको फ्यूज कर देगा। बाकी उसके बाद ये जो ओवम की आउटर मेम्ब्रेन है ये रिजिड हो जाएगी और कोई स्पर्म इसको टच ही नहीं कर पाएगा। जो सबसे पहला स्पर्म होगा वही जाकर इसको फ्यूज कर पाएगा। अब सोचो जरा, मान लेते हैं कि ये वाला स्पर्म यहां पे आकर इसको फ्यूज कर दिया, ठीक है, ये देखो ऐसे फ्यूज कर दिया, ऐसे फ्यूज कर दिया। मैं इसको ग्रीन कलर से ले लेता हूं। ये जो स्पर्म था ये कहां पे आया, ये फीमेल के बॉडी में पहला स्पर्म था, इसने आके क्या कर दिया, फ्यूजन कर दिया फीमेल के ओवम में, ठीक है। अब होगा क्या, होगा ये कि जो मेल का न्यूक्लियस है, मेल का जो ये न्यूक्लियस है वो कहां आ जाएगा, फीमेल के ओवम के अंदर आ जाएगा। कहां पे आ जाएगा, फीमेल के ओवम के अंदर। बाकी सारी की चीजें मेल का जो स्पर्म था वो एज इट इज रह जाएगा। कहने का क्या मतलब है, फाइनली फीमेल के बॉडी के अंदर आएगा क्या, ये पूरा फीमेल का एग है, इसके पास इसका न्यूक्लियस भी है, फीमेल का न्यूक्लियस भी है, उसके साथ साथ फीमेल के न्यूक्लियस के साथ साथ फीमेल का साइटोप्लाज्म भी है, फीमेल का साइटोप्लाज्म भी है। लेकिन जैसे ही स्पर्म के कांटेक्ट में ये आया, इसके पास स्पर्म का क्या आ गया, इसके पास स्पर्म का न्यूक्लियस आ गया, इसके पास स्पर्म का क्या आ गया, न्यूक्लियस आ गया। क्या स्पर्म का साइटोप्लाज्म आया है क्या, नहीं। क्या स्पर्म का न्यूक्लियस को छोड़कर और कोई चीज आया है क्या, नहीं। केवल और केवल स्पर्म का न्यूक्लियस ही वो पार्ट है जो मेल गैमेट से कहां पर आया है, फीमेल के एग में आया है। अब देख के बताओ जरा, ये क्या बन गया, ये डिप्लॉयड सेल बन गई, और ये डिप्लॉयड सेल ही और कुछ नहीं, जाइगोट है। और ये जाइगोट ही आगे चल के क्या बनाएगी, नई ऑफस्प्रिंग, जिसको न्यू ऑफस्प्रिंग कह देते हैं हम लोग, न्यू बेबी कह देते हैं। तो जो नया बच्चा पैदा हुआ उसमें फीमेल का क्या है, फीमेल का एग भी है जिसमें फीमेल का साइटोप्लाज्म है, फीमेल का न्यूक्लियस है। मेरी बात को समझिएगा, जो नया ऑफस्प्रिंग बन रहा है उसमें फीमेल का साइटोप्लाज्म भी है और फीमेल का एग भी है, लेकिन मेल का केवल और केवल न्यूक्लियस पाया जा रहा है। अब एक बात बताओ मेरे, जो मेल का जीन होगा वो कहां पाया जाएगा, मेल के न्यूक्लियस में। जो फीमेल का जीन होगा वो कहां पाया जाएगा, फीमेल के न्यूक्लियस में, ठीक है। इसका मतलब जो न्यूक्लियस वाले जीन हैं उनका इनहेरिटेंस तो हमको अगले जनरेशन में दिखने को मिलने वाला है, क्योंकि न्यूक्लियस तो मेल का भी आया है और फीमेल का भी आया है। लेकिन जो साइटोप्लाज्म वाले जीन थे, कौन वाले जीन, साइटोप्लाज्म वाले जीन, जो साइटोजीन्स थे, वो केवल और केवल किसके हैं, वो केवल और केवल फीमेल के आए हैं अगली जनरेशन में। जो न्यू ऑफस्प्रिंग बन रही है, अगली जनरेशन बन रही है, उसमें जो साइटोप्लाज्म आया है वो किसका आया है, फीमेल का। तो जो साइटोप्लाज्म के, फीमेल के जो साइटोप्लाज्म के जीन रहे होंगे, जो फीमेल के साइटोप्लाज्म के जीन रहे होंगे, वही तो ट्रांसफर होकर अगली जनरेशन में आए होंगे। मेरी बात को समझ पा रहे हैं क्या। इसका मतलब अगर कोई ना साइटोप्लाज्म का जीन फीमेल के अंदर है तो वो अगली जनरेशन में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। और साइटोप्लाज्म के जीन का जो इफेक्ट हमको देखने को मिल रहा था वो अगली जनरेशन में भी देखने को मिलेगा, चाहे वो मेल ऑफस्प्रिंग हो चाहे फीमेल ऑफस्प्रिंग हो। देखने में साइटोप्लाज्म का इफेक्ट दोनों में आएगा, क्योंकि मेल बनेगा फीमेल बनेगा वो तो न्यूक्लियस पर डिपेंड कर रहा था, ठीक है। वो तो किस पे डिपेंड कर रहा था, और जो मेल बनेगा फीमेल बनेगा वो तो उसके न्यूक्लियस पे डिपेंड कर रहा है, साइटोप्लाज्म पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो साइटोप्लाज्म वाला जो कैरेक्टर है वो चाहो अगला ऑफस्प्रिंग मेल बने चाहो फीमेल बने, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि साइटोप्लाज्म वाला जीन तो अपने आप को एक्सप्रेस कराएगा ही। और वो साइटोप्लाज्म वाला जीन कहां से आया है, फीमेल के थ्रू आया है। तो जैसा फीमेल में एक्सप्रेस हो रहा था वैसे ही अगली ऑफस्प्रिंग में भी आपको एज इट इज देखने को मिल जाएगा। कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कि डोमिनेंट है कि रिसेसिव है, कि ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है कि इनकम्प्लीट कोडोमिनेंस, इस सब से कोई मतलब नहीं है। किसको, साइटोप्लाज्मिक जीन को, साइटोजीन्स को। जैसा फीमेल में क्या दिखा रहा था, ये जैसा साइटोजीन ये फीमेल में इफेक्ट दिखा रहा होगा वैसा ही अगली ऑफस्प्रिंग में भी इफेक्ट दिखाएगा। इसी को मैटरनल इनहेरिटेंस कहते हैं। मैटरनल क्यों, क्योंकि ये फीमेल के थ्रू आ रहा है। जो साइटोजीन है वो किसके थ्रू आए हैं, फीमेल के थ्रू। तो जो मैंने आपको लाइन अभी लिखवाई थी कि इट शोज यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस थ्रू फीमेल, ये बात क्या आपको समझ में आ रही है क्या, बिल्कुल समझ में आ रही होगी। चलो इस बात को उतार लो, फटाक से डायग्राम उतार लो ताकि मैं और चीजें लिखवा सकूं आपको। मिटा दूं क्या इसको,
चलो ये बात समझ गए क्या कि ये फीमेल जो साइटोजीन्स हैं वो किसके थ्रू आए हैं, फीमेल के थ्रू। इसीलिए अगली जनरेशन में ये जीन्स किसके वजह से आ रहे हैं, फीमेल की वजह से। इसलिए हमने कहा कि इट शोज यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस थ्रू फीमेल। चलो ये बात समझ गए आप सब। ये बहुत मजेदार पॉइंट था जो हमको और आपको समझना था। और ये केवल ह्यूमंस के केस में नहीं है, ये प्लांट्स के केस में भी है, एनिमल्स के केस में भी है, बहुत सारे अदर प्लांट्स और एनिमल्स के केस में भी ये चीज देखने को मिलती है। तो अब एक चीज आप समझ गए क्या कि ये जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है ये यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस है, यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस है। और कौन से पेरेंट की वजह से, इनहेरिटेंस, और कौन से पेरेंट की वजह से, फीमेल पेरेंट की वजह से, थ्रू फीमेल, क्योंकि फीमेल का ही साइटोप्लाज्म अगली जनरेशन में जाता है, मेल का तो केवल न्यूक्लियस जाता है। ठीक है, यहां पे लिख भी तो क्या, थ्रू फीमेल। क्यों, क्योंकि साइटोप्लाज्म किसका जाता है, साइटोप्लाज्म जाता है फीमेल का, मेल इन नेक्स्ट जनरेशन। साइटोप्लाज्म किसका जाता है, फीमेल का। मेल का क्या जाता है, न्यूक्लियस किसका जाता है, न्यूक्लियस मेल एंड फीमेल दोनों का जाता है, लेकिन साइटोप्लाज्म केवल और केवल फीमेल का जाता है। इसी वजह से हमको क्या देखने को मिलता है, यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस थ्रू फीमेल। किसमें, नेक्स्ट जनरेशन में, इन नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट जनरेशन में फीमेल का केवल साइटोप्लाज्म केवल फीमेल का जाता है और न्यूक्लियस दोनों का जाता है। इसी वजह से हमको साइटोप्लाज्म पे पाए जाने वाले जीन्स का यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस दिखता है, और किसके थ्रू, फीमेल के थ्रू। ठीक है, ये बात समझ गए। चलो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, इसीलिए हम लोग इसको यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस फीमेल के थ्रू है, इसी वजह से हमने इसको और नाम दे दिया है मैटरनल इनहेरिटेंस। ये बात हम और आप समझ चुके हैं, इसको कोई अंतर नहीं, इनहेरिटेंस। और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस क्यों कहा गया है, तो बड़ी आसानी से आपको समझ में आ सकता है। न्यूक्लियस के बाहर पाए जाने वाले जीन्स की वजह से इनहेरिटेंस है, इसीलिए एक्स्ट्रा न्यूक्लियर। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर के बाहर है, तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस। ठीक है, तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर क्यों कहा, क्योंकि न्यूक्लियस के बाहर पाए जाने वाले जीन्स ने इनहेरिटेंस किया है। ठीक है, चलो ये इतना बात समझ गए क्या। चलिए अब इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूं। देखो एग्जांपल्स बताने से पहले मैं क्या आपको बता दूं, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस किसके थ्रू होता है, प्लास्टिड के थ्रू और माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू। दो ऐसे चीज हैं जो क्या करते हैं, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब कुछ एग्जांपल्स मैं प्लास्टिड का बता देता हूं और कुछ एग्जांपल्स आपको किसका बता देता हूं, माइटोकॉन्ड्रिया का। देखो 3 एग्जांपल इसका बता देते हैं और 3 एग्जांपल इसका बता देते हैं। देखिए साइटोप्लाज्मिक का पहला एग्जांपल है लीफ या फिर ब्रांच कलर इन मिराबिलिस जलापा। मैं सीधा लिख देता हूं मिराबिलिस। ठीक है, इन मिराबिलिस। मिराबिलिस में लीफ या फिर ब्रांच का जो कलर होता है वो किसकी वजह से आता है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की वजह से आता है, और उसमें भी किसकी वजह से, प्लास्टिड की वजह से। ठीक है, एल्बिनिज्म इन प्लांट, एल्बिनिज्म इन प्लांट, प्लांट में जो एल्बिनिज्म होता है, एल्बिनिज्म क्या है, जन्मजात एक बीमारी है जो जीन्स के मतलब जो जेनेटिकल डिसऑर्डर है उसको हम लोग एल्बिनिज्म कहते हैं, और वो प्लास्टिड में, प्लास्टिड की वजह से आती है, किसमें, प्लांट्स में। एल्बिनिज्म इन प्लांट, प्लांट में जो एल्बिनिज्म होता है वो इसी की वजह से होता है। तीसरा है आयोजैप, आयोजैप इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस इन मेज। ठीक है, चलो ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया के भी 3 एग्जांपल्स हैं। सबसे पहला एग्जांपल है मेल स्टेरिलिटी, मेल स्टेरिलिटी इन मेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये, मेल स्टेरिलिटी इन मेज। बहुत बार इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। मेल स्टेरिलिटी इन मेज किसका एग्जांपल है, मेल स्टेरिलिटी इन मेज साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से होने वाले साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का एग्जांपल। ठीक है, दूसरा एग्जांपल इसका लिखवा देता हूं, पोकी फॉर्म ऑफ न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा। और जो तीसरा एग्जांपल है वो है पेटाइट। ये आपको एज इट इज याद होने चाहिए, पेटाइट फॉर्म ऑफ ईस्ट। एक्चुअली ये जो पोकी फॉर्म ऑफ न्यूरोस्पोरा और पेटाइट फॉर्म ऑफ ईस्ट है, ये क्या है, ये वेरी
स्लो ग्रोइंग फॉर्म है, मतलब ये बहुत धीरे धीरे उगती हैं। जैसे जो ईस्ट का पेटाइट फॉर्म है ये बहुत धीरे धीरे उगता है, और जो न्यूरोस्पोरा का पुकी फॉर्म है ये भी, उसका भी वही काम है, वही बहुत धीरे धीरे ग्रो करता है। इसलिए वेरी स्लो ग्रोइंग फॉर्म है न्यूरोस्पोरा और ईस्ट का। और ये किसकी वजह से होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाले साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया के जीन्स की वजह से जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होता है उसकी वजह से। देखिए ये 6 एग्जांपल्स हैं, जिसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो सबसे पहला है मेल स्टेरिलिटी इन मेज, और ऊपर ये लीफ कलर इन मिराबिलिस। ठीक है, इसको डिस्कवर किया था किसने? कार्ल कॉरेंस ने। कार्ल कॉरेंस ने डिस्कवर किया था लीफ या फिर ब्रांच कलर इन मिराबिलिस। और इन्हीं को किसकी डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को जिस व्यक्ति ने खोजा था वो कौन है? कार्ल कॉरेंस। और इन्हीं ने किसकी डिस्कवरी की थी? मिराबिलिस जलापा में लीफ या फिर ब्रांच कलर की साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की वजह से होने वाले लीफ या फिर ब्रांच कलर में, मिराबिलिस के लीफ या फिर ब्रांच कलर में साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की वजह से जो कैरेक्टर आते हैं उसका भी डिस्कवरी किया था, और उसी की वजह से इनको क्रेडिट चला जाता है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की डिस्कवरी का। यहां पे मैं लिख देता हूं डिस्कवरी। ठीक है, कार्ल कॉरेंस के को क्या चली जाती है? डिस्कवरी चला जाता है, क्रेडिट चला जाता है किसकी डिस्कवरी का? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का। इस बात को समझ गए क्या? चलो इतनी बात हमारी हो चुकी है। अब फटाक से इसको खत्म करते हैं। इसको लिख लो फटाक से, ताकि मैं कुछ बात बता पाऊँ आपको। अच्छा इसको उतार लो पहले फट से, तब आगे बढ़ते हैं। अब चलिए, तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। अब मैं एक एग्जांपल आपको डिस्कस करवा देता हूँ, लीफ या फिर ब्रांच कलर इन मिराबिलिस। ठीक है, इसको खोजा था कार्ल कॉरेंस ने, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है जी, अब देखिए ये किसमें, जो ये मिराबिलिस का जो लीफ या फिर ब्रांच कलर है ये साइटोप्लाज्मिक जीन की वजह से होता है। और किसमें पाया जाता है? प्लास्टिड में पाया जाता है ये जीन। ठीक है, इनका जीन कहाँ पाया जाता है? जीन्स कहाँ पाए जाते हैं इनके? प्लास्टिड पर। कहाँ पर पाए जाते हैं? प्लास्टिड पर। और प्लास्टिड क्या शो करता है? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसमें फीमेल के जो भी कलर होगा, मेरी बात को सुनिएगा जरा ध्यान से, साइटोप्लाज्म पर देखिए प्लास्टिड पर पाया जा रहा है इसका जीन। ठीक है, इसका मतलब अगर फीमेल पर ग्रीन कलर का जीन पाया जा रहा है, ठीक है, ग्रीन लीफ का जीन पाया जा रहा है, ठीक है, इसका मतलब क्या है? चाहो जो भी मेल ले लो उसके साथ, चाहो डोमिनेंट हो रिसेसिव हो, अगली जनरेशन में ग्रीन ही आएगा। ठीक है, इसका मतलब यही तो है कि अगर साइटोप्लाज्म में कोई जीन पाया जा रहा है तो मैटरनल इनहेरिटेंस शो करेगा। मतलब जो फीमेल का इनहेरिटेंस पैटर्न था, उसका जो कैरेक्टर था, उसका जो फिनोटाइप था, वही अगली जनरेशन में दिखने वाला है। ठीक है, तो मैटरनल इनहेरिटेंस में एक चीज गांठ मान लो, फिनोटाइप किसकी तरह आएगा? फीमेल की तरह। फिनोटाइप किसकी तरह आएगा? फीमेल की तरह। मैं यहां पे लिख भी देता हूं इस बात को, इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल के, इंपॉर्टेंट। फिनोटाइप इन मैटरनल इनहेरिटेंस will be like female in next generation। अगर आप नेक्स्ट जनरेशन में फिनोटाइप देखने की बात करोगे तो वो किसकी तरह आएगा? वो फीमेल की तरह आएगा। ठीक है, अगर फीमेल ग्रीन है तो अगली जनरेशन में चाहो लड़का बने चाहो लड़की, फीमेल ग्रीन ही आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे खैर लड़का लड़की नहीं, मिराबिलिस जलापा है, तो चाहो मेल बने चाहो फीमेल प्लांट बने, उसमें अगला जनरेशन में जो लीफ का कलर आएगा वो ग्रीन ही आएगा। अगर फीमेल पेल है, ठीक है, फीमेल का जो लीफ कलर है वो पेल है, तो अगली जनरेशन में भी यही कलर देखने को मिलेगा। अगर फीमेल वेरीगेटेड है तो दूसरा चीज, तो एक सिस्टम अलग हो गया। कैसे आप कहोगे सब यहाँ भी तो फीमेल वेरीगेटेड है, तो क्या हो सकता है? देखिएगा जरा, जो लीफ या फिर ब्रांच कलर था मिराबिलिस जलापा का, वो 3 कलर का हो सकता है, ग्रीन, पेल और वेरीगेटेड। जो ग्रीन कलर की लीफ है वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से आती है, जो पेल है वो ल्यूकोप्लास्ट की वजह से, और जो वेरीगेटेड वो क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट दोनों की वजह से आती है। ठीक है, अब अगर फीमेल ग्रीन हुई तो अगली जनरेशन में जाहिर सी बात है डायरेक्ट क्लोरोप्लास्ट केवल ग्रीन क्यों बनेगी? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट की वजह से आया है, तो क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही अगली जनरेशन में ग्रीन लीफ आ जाएगी। अगर फीमेल
पेल हुई, फीमेल का जो लीफ कलर था वो पेल हुआ, तो अगली जनरेशन में भी कैसा आपको लीफ कलर देखने को मिलेगा? पेल मिलेगा। क्यों? क्योंकि केवल ल्यूकोप्लास्ट किसमें था? फीमेल में, और उसी की वजह से ये पेल कलर आया था, तो अगली जनरेशन में भी पेल ही आ जाएगा। लेकिन अगर वेरीगेटेड हुआ फीमेल, अगर फीमेल वेरीगेटेड हुई तो अगली जनरेशन में कुछ भी आ सकता है, ग्रीन या फिर पेल कुछ भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि फीमेल वेरीगेटेड थी, उसका मतलब उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी और ल्यूकोप्लास्ट भी। इसका मतलब क्या है? क्लोरोप्लास्ट वाला कैरेक्टर भी देखने को मिल सकता है और ल्यूकोप्लास्ट वाला कैरेक्टर भी देखने को मिल सकता है अगली जनरेशन में। इसका मतलब क्या है? अगर फीमेल वेरीगेटेड हुई तो अगली जनरेशन में चांसेस हैं कि वेरीगेटेड बन जाए, लेकिन उसके साथ साथ ये चांसेस भी हैं कि ग्रीन बने और ये चांसेस भी हैं कि पेल बने। तो कुछ समझ में आ रहा है? अब मैं क्रॉस करवा के दिखाता हूं आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको लिख लो, क्रॉस करवाता हूं। देखो, अब ये चीज बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी, अभी मैं क्या बोल रहा था और उसका क्या मतलब है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। देखिएगा जरा, यहाँ पे मैं लेता हूँ फीमेल और यहाँ पर ले लेता हूँ, चलो यहाँ पे मेल, यहाँ पे फीमेल, हर बार यही लिए तो अभी भी ये ले लेते हैं। यहाँ पर मेल और यहाँ पर फीमेल, यहाँ पर फीमेल, और इसका क्रॉस करवाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं ऑफस्प्रिंग्स, ऑफस्प्रिंग। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं? लीफ या फिर ब्रांच कलर इन मिराबिलिस जलापा। अब देखो, मैंने लिया मेल को ग्रीन और फीमेल को भी ग्रीन। ठीक है, एक बात बताओ, ऑफस्प्रिंग कैसी आएगी? बाद में देखेंगे, पहले ग्रीन, पहले ये करवा लेते हैं। ऑफस्प्रिंग कैसी आएगी देखते हैं अभी। फीमेल को लिया फिर ग्रीन और मेल को लिया पेल। ठीक है, अब देखो तीसरा क्रॉस देखते हैं। फीमेल को फिर से ग्रीन लिया और क्या करवा दिया? किससे क्रॉस करवा दिया? वेरीगेटेड से। ग्रीन के साथ यही 3 क्रॉस पॉसिबल थे। ठीक है, अब आगे आओ। अब लेते हैं फीमेल को पेल और उसके साथ मेल को ले लेते हैं ग्रीन। ठीक है, अब मेल को ले लिए पेल और फीमेल भी पेल। अब आओ थर्ड क्रॉस, मेल को लिए वेरीगेटेड और फीमेल को लिए पेल। हर एक क्रॉस में हमको ऑफस्प्रिंग देखनी है, अभी तुरंत देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या पॉसिबिलिटीज हैं पहले वो तो देख लो कि पेल ग्रीन के साथ ये टोटल 3 कॉम्बिनेशन, पेल के साथ 3 कॉम्बिनेशन, तो वेरीगेटेड के साथ भी 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे। कैसा? ग्रीन मेल और वेरीगेटेड फीमेल। मेल है पेल और फीमेल है वेरीगेटेड। ठीक है, अब फीमेल भी वेरीगेटेड, सॉरी मेल भी वेरीगेटेड और फीमेल भी वेरीगेटेड। तो ये टोटल 9 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं किसमें? मिराबिलिस में। अब आओ देखते हैं ऑफस्प्रिंग्स क्या क्या बनेंगे। देखो जरा, मैंने आपसे क्या बोला था? फिनोटाइप सेम आएगा किसकी तरह? फीमेल की तरह। अगर मैटरनल इनहेरिटेंस है तो इस वाले केस में क्या देखना है? बस वेरीगेटेड नहीं होना चाहिए। अगर वेरीगेटेड है तो ग्रीन, पेल या फिर वेरीगेटेड कुछ भी आ सकता है, क्योंकि यहां पर क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट दोनों की वजह से कैरेक्टर बन रहा है। जबकि ये केवल क्लोरोप्लास्ट की वजह से था, ये केवल ल्यूकोप्लास्ट की वजह से, ये क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट दोनों की वजह से था। देखो जरा, फीमेल ग्रीन है तो देखना ही नहीं है कौन होगा, फटाक से ग्रीन लिख दो, यहां भी ग्रीन लिख दो क्योंकि फीमेल ग्रीन है। आगे क्या है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैटरनल इनहेरिटेंस है तो जो फीमेल का कैरेक्टर आया वही कैरेक्टर बन जाएगा। पेल है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधा पेल लिखो, इसको भी वही, इसको भी वही। अब यहां तक तो ठीक था, क्यों? क्योंकि ये केवल क्लोरोप्लास्ट की वजह से ग्रीन आ रहा था, केवल ल्यूकोप्लास्ट की वजह से पेल आ रहा था। लेकिन वेरीगेटेड में क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट दोनों का योगदान होता है, इसी वजह से वेरीगेटेड में फीमेल वेरीगेटेड है तो वेरीगेटेड तो आ ही सकता है, वेरीगेटेड आ ही सकता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, क्योंकि फीमेल वेरीगेटेड है तो वेरीगेटेड यहाँ भी देखने को मिल सकता है। लेकिन उसके साथ साथ ग्रीन भी देखने को मिल सकता है, मतलब केवल वेरीगेटेड हो जरूरी नहीं है, ग्रीन भी हो सकता है। ठीक है, और उसके साथ साथ पेल भी हो सकता है, तो ग्रीन भी हो सकता है और पेल भी हो सकता है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया आपके सामने। ठीक है, इस बात को आप समझ जाइए। ठीक है जी, देखो तो मतलब अगर फीमेल वेरीगेटेड हुई तो वेरीगेटेड, ग्रीन और पेल कुछ भी आ सकता है, तीनों केसेस में वही है। चाहे वेरीगेटेड को ग्रीन के साथ करवाओ, चाहे वेरीगेटेड को पेल के साथ करवाओ, चाहे वेरीगेटेड को वेरीगेटेड के साथ करवाओ। फर्क केवल इस बात से पड़ता है कि फीमेल कैसी है। ठीक है, अगर फीमेल वेरीगेटेड हुई तो वेरीगेटेड, ग्रीन और पेल कोई भी कलर आ सकता है, किसका? लीफ या फिर ब्रांच का। जबकि अगर फीमेल पेल हुई तो पक्का पेल कलर आना है, अगर फीमेल ग्रीन हुई तो ग्रीन ही आना है। यहां पर खत्म हो जाता है अपना एक और सेगमेंट, जिसको हमने क्या बोल दिया था? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस और नॉन अलीलिक जीन इंटरेक्शन आपका यहां पर
समाप्त होता है। चलिए, बहुत ही खुशी की बात है, यहाँ पर हमारा एक और सेगमेंट खत्म हो गया। चलिए, बहुत अच्छी बात है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और वहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। तब तक के लिए खुश रहें, देखते रहें ये चैनल। टाटा, नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद। I'm just sitting here, I got time.